अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके सामने बीनिश बतूल और आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर शफक रामे के क्लिनिक लेमनेड में। डॉक्टर शफक रामे को अब कौन नहीं जानता। गायनाकोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिशियन हैं, पाकिस्तान में और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इनकी अब एक ज़बरदस्त किस्म की रिकग्नाइजेशन है। ना सिर्फ इनके काम के हवाले से बल्कि जिस तरह के फलाही काम ये अब कर रही हैं, NGOs चला रही हैं और बहुत सारे ऐसे काम जो औरतों के हवाले से किए जाने चाहिए वो कर रही हैं। तो हम इसी सिलसिले में यहाँ पर आज एक ज़बरदस्त किस्म की गर्मा गर्म बहस आपके सामने लेकर आने वाले हैं और मौजू यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट किस तरह की जाए, औरतों की मेंटल हेल्थ को किस तरह से ठीक रखा जाए, उनकी इमोशनल हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाए। तो इसके लिए आज हमने यहाँ पर दावत दी है एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, हुरिया शेख। बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत ज़बरदस्त किस्म की साइकोलॉजिस्ट हैं। हम इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बाकी तारुफ हम इनसे ही सुनेंगे। वेलकम हुरिया। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हाउ यू आर फीलिंग? माशाल्लाह, इतनी आप टैलेंटेड हैं, इतनी एजुकेटेड हैं। कुछ बताएं हमारे नाजरीन को कि कहाँ कहाँ से पढ़ाई, क्या क्या किया आपने? ऑल राइट। अच्छा, मैंने जो है वो MS किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और इसके अलावा मैंने DBT स्किल्स थेरेपिस्ट भी हूँ, जिसको हम डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपिस्ट कहते हैं। सही। और दैट आई हैव डन फ्रॉम मलेशिया। इसके अलावा मैंने इंडिया से 12 साइकोथेरेपीज में डिप्लोमा भी किया हुआ है। सही। इसके अलावा जो है वो मैं NLP कोच भी हूँ, वो मैंने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ NLP से किया है। और इसके साथ साथ मेरा अपना क्लिनिक भी है फेट वर्कर्स इस्लामाबाद में, और मैं प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। माशाल्लाह, ये तो आपकी कामयाबियों की एक बहुत लंबी लिस्ट है और यकीनन इसके पीछे आपकी बड़ी मेहनत रही होगी। और टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मुश्किल है। तो हम इसी हवाले से बात शुरू करते हैं कि मुझे सबसे पहले ये बताइए हुरिया कि आखिर ये डिप्रेशन और एंजाइटी है क्या चीज है ये? आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों को यही नहीं पता कि डिप्रेशन और एंजाइटी में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। एंजाइटी जो है ना, वो बेसिकली एक कांस्टेंट वरी है, ठीक है, एक कांस्टेंट फियर है, और ये हमेशा फ्यूचर के बारे में होता है। अच्छा, ठीक है। और डिप्रेशन जो है वो पास्ट के बारे में होता है। ठीक है। जब आप डिप्रेस्ड हो रिगार्डिंग समथिंग जो पहले हुआ था, रिग्रेट्स आपके। एग्जैक्टली। अगर रिग्रेट्स की बात करें, जो चीजें गुजर गई और उनको अभी भी आप सोच रहे हो और अभी भी उनको आप लेकर बैठे हो, और डिप्रेशन में डिप्रेस्ड मूड कांस्टेंट होता है। अच्छा। रोज आपको हर वक्त एक सैडनेस आप पे तारी रहेगी हर वक्त। ठीक है। और जो एंजाइटी है ना, उसमें व्हाट इफ्स ऑफ आवर लाइफ, जो मैं हासिल नहीं कर सकी, काश ऐसे हो जाए, काश वैसे हो जाए, और आने वाले वक्त में क्या होगा। बिल्कुल, फ्यूचर एंजाइटीज। बिल्कुल। तो बेसिक डिफरेंस ये है इन दोनों में। अगर मैं डिप्रेशन को डिटेल में बताऊं तो एक इंसान जो डिप्रेशन में है ना, उसको बेसिकली जीने का दिल नहीं करता। ठीक है। उसका इंटरेस्ट लाइफ में नहीं है, लिविंग की तरफ नहीं। यहाँ तो हर जिस चौथी औरत से बात करो उसको जीने का दिल नहीं चाहता। इसका मतलब है कि वो डिप्रेस्ड है और उसको खुद भी नहीं पता कि वो डिप्रेशन का शिकार है। ये भी बहुत कॉमन है कि औरतें खुद रिकग्नाइज नहीं कर पाती कि दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू। ठीक है। उन्हें खुद ही पहचान नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अगर आपको लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, सुसाइडल थॉट्स अगर आपको आ रही हैं, ठीक है। अब ऐसी खातून जो है या तो बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं या बहुत ज्यादा वेट लॉस में, यानी ओवर ईटिंग हो रही है या बिल्कुल स्टार्व, क्योंकि दिमाग को कहीं और लगाने की कोशिश कर रही है ना वो, उस चीज से निकलने के लिए समझ तो पा नहीं रही कि क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। फिर ऐसे इंसान की नींद भी अफेक्टेड है। ठीक है। या वो बिल्कुल नहीं सो पा रही हैं, या ओवर स्लीपिंग कर रही हैं, लैक ऑफ एनर्जी है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हैं। बेसिकली वो ऑटो पायलट पे चल रही होती हैं और उनकी लाइफ ऐसे बस काम करते चले जाओ, और एक्चुअल में वो उसमें प्रेजेंट नहीं होती, जी ही नहीं रही हैं। सीधी सी बात ये कि अपनी जिंदगी नहीं जी रही। एक ऐसी बीमारी का शिकार है जो हमारे माशरे में जिसको समझा ही कुछ नहीं जाता कि डॉक्टर के पास ले जाया जाए। तो हुरिया ये बताएं कि डिप्रेशन और एंजाइटी का तो हमें पता चल गया, ये साइकोथेरेपी और काउंसलिंग क्या चीजें हैं, ये भी जरा हमें बताइए। बिल्कुल। अच्छा, काउंसलिंग जो है ना, वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। ठीक है। इसमें यह है कि जो डेली लाइफ के रोजमर्रा के मसले होते हैं वो ज्यादा फोकस किए जाते हैं। ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई मेजर कोई डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं, या आपको कोई स्ट्रेसर आ गया है, ठीक है, तो बेसिकली काउंसलिंग जो है ना, वो जरा लेस सवेयर इश्यूज के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग की जाती है। सही। साइकोथेरेपी एक लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है। जिसमें हफ्तों आपको सेशंस लेने पड़ते हैं।
सही। इसके अलावा इसके अंदर ज्यादा सवेयर मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी सवेयर MDD हम उसे कहते हैं, मेजर डिप्रेशन जो है वो, या बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरह के जो इश्यूज हैं जो सवेयर हैं, OCD, ठीक है, उसमें आप मेडिसिन भी साथ यूज करते हैं? नहीं, अच्छा, साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन देता है। ये भी वाज़ेह कर दें कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क है? बिल्कुल, साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो थेरेपी के थ्रू करते हैं। सही। बिल्कुल। तो बेसिकली साइकोथेरेपी जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, और वो इंटेंस, जहां पर एक इंसान का, जैसे डिप्रेशन की हमने बात की अभी, कि अगर उनका जीने का दिल ही नहीं कर रहा है, ऐसे इंडिविजुअल को आप साइकोथेरेपी देंगे, काउंसलिंग नहीं दे सकते। सही। ठीक है। तो ये फेस टू फेस भी है, ऑनलाइन भी हो सकती है, जिस तरह भी कन्वीनियंट हो क्लाइंट के लिए। देखिए आजकल ये है कि औरतें जो है उनको होता है कि नहीं जाने का दिल कर रहा है, या नहीं हिम्मत नहीं है, या इजाजत नहीं मिलती, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे मुआशरे में, तो उसके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल है, घर बैठे बैठे आप ले सकते हैं। ठीक है। जहां पे एक सवाल मेरे जहन में ये पैदा हुआ कि देखें, डिप्रेशन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अगर एक औरत डिप्रेशन में है, हाँ, तो हुरिया मेरे जहन में ये बात आ रही है कि जैसे बहुत सारी औरतें जो हैं वो डिप्रेशन को समझ ही नहीं अव्वल तो पा रही, फिर समझने के बाद क्या उनके घर में इतना एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद है जो उनको इस तरफ लेकर आएगा कि जी आप जाएं और आप जाके साइकोथेरेपीज लें, और उस चीज को वो कैसे फेस करके आप तक पहुंचेंगी? अच्छा, देखिए उसका ये प्रॉब्लम जरूर है कि औरत पहले तो खुद ही एक्सेप्ट नहीं करती कि देयर इज समथिंग। क्यों? क्योंकि वो अशेम्ड है, बिल्कुल, उसको है कि लेबल कर देंगे, ठीक है, स्टिग्मा अटैच है इसके साथ। प्लस औरत की नेचर जो है ना, वो स्पेशली हमारे कंट्री में, हमारे मुआशरे में ये प्रॉब्लम है कि वो हर वक्त लोग क्या कहेंगे और एक्सेप्टेबिलिटी में फंस जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। औरत हमारे यहाँ पीपल प्लीजर है, ठीक है, वो लोगों को सिर्फ मुतासिर करना चाहती है, उनको खुश रखना चाहती है, खुद को एंड में रखती है, लोगों को पहले रखती है। तो इस वजह से औरत पहले सबका अप्रूवल सीख करती है और फिर थेरेपी तक पहुंचने की कोशिश करती है। सबसे पहला स्टेप ही यही है कि आपको अपना ख्याल पहले रखना है। आप खुद ठीक होंगे तो आप अपने बच्चे भी अच्छे से रख सकेंगे, आप अपने हस्बैंड के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है हुरिया, कि आखिर औरतों में ये डिप्रेशन ज्यादा क्यों है? मुझे ऐसे लगता है कि मर्दों में डिप्रेशन है, जरूर है, लेकिन औरतों में इतना ज्यादा डिप्रेशन होने की क्या क्या वजूहात हैं आपकी नजर? अच्छा, देखिए कुछ चीजें हैं जो मेल के अंदर नहीं होती, आई वुड से लाइक दैट, जैसे कि मेनोपॉज का इशू मर्द को नहीं है, हार्मोनल हार्मोनल इश्यूज जो है वो मर्दों में नहीं है। लकी मैन। यस। फिर प्रेगनेंसी जो है वो एक आदमी को इंड्योर नहीं करनी पड़ती। प्रेगनेंसी के साथ बॉडीली चेंजेस आ रही हैं, औरत खुद को देखती है, नापसंद करने लग जाती है। बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन है जो प्रेगनेंसी के बाद होता है, इतना ड्रास्टिक, उसको तो जानता ही नहीं पाकिस्तान में कोई, जानता ही नहीं। लोग इस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं करते कि औरत जिसने पैदाइश दी है, पूरी जिस्म बदल गया है, पूरा जहन उसका बदल गया है इस सारे प्रोसेस में, उसको वो एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते कि इसके बाद उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, या उसको कोई तकलीफ भी हो सकती है। बाहर के ममालिक में बाकायदा ट्रीट होता है ये। एग्जैक्टली, बिल्कुल। नहीं, अब तो यहाँ पर भी ट्रीट होता है, अवेयरनेस आ रही है लोगों में, बहुत कम है, बहुत कम अवेयरनेस, बहुत कम है। यही प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल, कि आपको पता चले कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कोई चीज है, और ये औरत को नहीं, मर्द को भी होता है, मर्द को भी होता है, लेकिन जाहिर है औरतों में ज्यादा निस्बतन ज्यादा है, बिकॉज उन्होंने बर्थ दिया। तो और क्या रीजन देखिए, चले एक तो हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो गए, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं उनके ज्यादा डिप्रेशन के? मेन जो वजह है ना वो दैट इज मैरिटल लाइफ, क्योंकि हमारे यहाँ जो शादीशुदा जिंदगी है ना, उसमें औरत पे जो प्रेशर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे, और कोई नहीं है, और ये शादी के बाद ज्यादा होता है, आप सही कह रही हैं। बिल्कुल। देखिए औरत जो है ना, 1 in 6 वुमेन दे गो थ्रू डिप्रेशन, ठीक है, लाइफ में एक बार उन्हें जरूर होगा, लाइफ में 1 in 6 वुमेन इन आवर कंट्री, ठीक है। और उसकी वजह ज्यादातर यही है कि कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है लाइफ में जो ये चीजों को ट्रिगर कर देता है, या बहुत ज्यादा सिवेरिटी में ले जाता है। थोड़ी बहुत एंजाइटी डिप्रेशन तो आपको ऑलमोस्ट हर एक, वो तो हर एक में छोटा मोटा चलता है, बिल्कुल। थोड़े बहुत लाइफ इश्यूज तो हर रोजमर्रा, यार 2 जोड़े नहीं बनते, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। औरतों को तो मैं समझती हूँ सबसे बड़ा डिप्रेशन ये है कि कई दिन हो गए नया सूट नहीं खरीदा, लेकिन वो ये चीज है कि वो खुद को ऐसी चीजों में
फंसा रही हैं या उनको खुद को खुश करने के लिए इन चीजों में लेकर जा। लेकिन इस वक्त हम एक्चुअल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं जिनसे हमारी औरत गुजर रही है मैरिड लाइफ में। बिल्कुल। तो और क्या क्या वजूहात हैं? ससुराल के प्रेशर्स होते होंगे जरूर कुछ ना कुछ। इसके अलावा देखिए इलनेस भी, अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू जो है वो आता है, इस वजह से भी ये अक्सर कि आपको कोई फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी ट्रिगर हो सकता है। लेकिन मेन रीजंस यही है कि डिवोर्स हो रही है या शादीशुदा जिंदगी और रिलेशनशिप्स मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जाहिर है हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती बिफोर गेटिंग मैरिड कि क्या होने वाला है, बल्कि उल्टा यहाँ हमारे यहाँ एक फेरी टेल बबल बनाया जाता है लड़की के इर्द गिर्द कि शादी जैसे पता नहीं कौन सी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो वही इमेज लेकर जाती है कि मैं अब ससुराल जा रही हूँ तो अब तो सब ठीक हो जाएगा, और वहां जाके वो बबल टूट जाता है बिकॉज दे रियलाइज कि ये तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और हमारे यहाँ कल्चर में ये प्रैक्टिस हो रहा है कि औरत ने सबको पहले प्रायोरिटाइज करना है और खुद को सबसे एंड में रखना है, बल्कि खुद को तो देखना ही नहीं है। तो कैसे लाएंगे हम औरत को इस चीज की तरफ? देखिए उसका तरीका ये है कि औरत खुद की वैल्यू और वर्थ को रिकग्नाइज करे, ठीक है, और वो ये अंडरस्टैंड करे कि आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ फर्स्ट। जब मैं खुद का ख्याल रखूंगी पहले, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखूंगी पहले, और इसके लिए सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। खुदारा ये चीज से निकाल दे कि मुझे बाप या शौहर या कोई एक मेल इंडिविजुअल आएगा और कोई आएगा और मेरी मदद करेगा। बिल्कुल, आप खुद ही हैं जो खुद की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद का सपोर्ट सिस्टम खुद बनना है और उसके लिए जरूरी है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाएं। बिल्कुल, ठीक है, और ये ड्रामे और ये जो चल रहे सीरियल्स इनमें ना फंसे, बल्कि कोई स्किल लर्निंग करने की कोशिश करें। ठीक है, कहीं आपने आपको मसरूफ करें। इतनी ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह मौजूद हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसी ऐसी स्किल्स सिखा रहे हैं। ठीक है, इवन जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कहा आपको कि मैं डीबीटी स्किल्स थेरेपिस्ट हूँ, उसमें स्किल्स सिखाई जाती हैं, और उस कोर्स के लिए आपका साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी नहीं, आपका इवन डिग्री होल्डर होना भी जरूरी। स्किल्स एक ऐसी चीज है जो आप घर बैठे सीख सकते हैं। घर में लोग कितने अच्छे खाने बनाते हैं, बिल्कुल, कितनी अच्छी सिलाई करते हैं, ये सारी स्किल्स हैं। अब तो ये भी जरूरी नहीं है कि घर से निकला जाए, आप घर में कर सकते, इंडिपेंडेंट, घर में कर सकते, घर में कर सकते। अच्छा, तो हुरिया मेरे जहन में एक बात और आ रही है, मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे में जिस तेजी से इस सेपरेशन की, डिवोर्स की रेशो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक महीने पे शादियों की नौबत आ गई है, तो आप क्या समझती हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कि इतनी तेजी से बढ़ती हुई इस रेशो की क्या वजह है? देखिए एक प्रॉब्लम जो अब बहुत ज्यादा नजर आ रही है वो ये है कि इमोशनल रेगुलेशन नहीं होती। ठीक है, एक तो टॉलरेंस लेवल और पेशेंस लेवल भी कम हो गया है आपकी जनरेशन के अंदर। कहीं ना कहीं जो है वो मैं कहूंगी कि मीडिया का भी इसमें है बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल्स जो है वो इतनी एक्सेसिबिलिटी, अब देखिए किसी चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक वो एक्सेसिबिलिटी की वजह से भी बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। बच्चों को वक्त से पहले चीजें पता चल रही हैं, ठीक है, और पहले जो है वो एक पेरेंट्स डिसाइड करते थे कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, कितनी नहीं देनी है। अब इतना ज्यादा एक्सपोजर है, और इसके अलावा बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमने पेरेंट्स को अपने बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चा क्या कर रहे हैं, दूसरे कमरे में बच्चा क्या कर रहा है। बिल्कुल, मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन आई विल नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। आप कह रही है डिवोर्स रेट क्यों बढ़ गया है। देखिए इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि द मेन आर टू ब्लेम या द वुमेन आर टू ब्लेम। ठीक है, ब्लेम दोनों का ही होता है। ठीक है, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं एक रिलेशनशिप के अंदर। बिल्कुल, सबसे बड़ा इशू है इमोशनल रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि अब इमोशंस को रेगुलेट नहीं किया जाता। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये है कि आपकी प्रायोरिटी ये है ही नहीं कि मैं अपने इमोशंस को देखूं, अटेंड करूं, ठीक है, उस पर ध्यान दूं, हाउ आई एम फीलिंग, कैसा महसूस मैं कर रही हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज जो प्रॉब्लमैटिक है वो है बाउंड्रीज। पहले रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज जो है वो रिलेशनशिप के अंदर क्रिएट की जाती थी। अच्छा, लोगों को लगता है हस्बैंड वाइफ में कौन सी बाउंड्रीज, ठीक है, नहीं, बिल्कुल सर्टेन बाउंड्रीज होती है, रिस्पेक्ट लेवल की बाउंड्रीज होती है। एग्जैक्टली, तो बाउंड्रीज जो है ना वो एक है जो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गई है, स्पेशली आज। ठीक है, औरत है तो वो कह रही है तुम कौन हो, ठीक है, मुझे दोनों में टॉलरेंस लेवल कम हो गया है, बिल्कुल कम हो गया। और मर्द है तो वो औरत को कोई इज्जत नहीं दे रहा है, वो उसको कुछ नहीं समझ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली बाउंड्रीज करने का फायदा ये होता है कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। ठीक है, उसकी बाउंड्री डेवलप करने से आपका बेस जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा मैं कहूंगी कि डिवोर्स रेट की एक और वजह ये भी है कि देखें हमारे जो पहले कल्चरल चीजें थी ना,
ठीक है, उसमें ये होता था कि मदर्स और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को खुद जो है बताते थे दैट हाउ टू ट्रेन करते थे, ठीक है, या फिर मैं तो बल्कि कहूंगी कभी भी ट्रेन नहीं किया, कभी बताया ही नहीं गया कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन में आपने एक्चुअली करना क्या होता है, मैरिड लाइफ क्या होती है, ठीक है। और मैंने पहले भी एक बात की, मैं दोबारा करूंगी कि वही बात है कि क्योंकि इसको फेरी टेल बना दिया गया है, उन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बताई जाती, ठीक है। पेरेंटिंग में भी फ्लॉ है ऑफ कोर्स, उसकी वजह से भी डिवोर्स रेट, और बस औरतों को ये बता के भेज दिया जाता है कि कंप्रोमाइज करना है और वो बस तुमने ही करना है। बिल्कुल, तो ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ये वजह है। नहीं, और दूसरी मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह आजकल के लड़के या लड़कियां, जैसे आपने मीडिया का जिक्र किया, मीडिया पे वो औरतों को इतना ग्लैमराइज्ड देख लेते हैं, इतना खूबसूरत एक मॉडल लाइक देख लेते हैं, और उनको लगता है कि हर औरत ऐसी ही होती होगी और हमारी बीवी ऐसी नहीं है। बिल्कुल, और मतलब अब हर औरत कैसे भाई 5'7" और 5'8" हाइट, और उनकी बहुत सारी उसमें कैमरा ट्रिक्स होती हैं। बिल्कुल, वो जो उनको खूबसूरत दिखाते हैं वो मेकअप होता है, वो कैमरा ट्रिक्स होती हैं। आपकी रियल लाइफ में उस तरह नहीं जनरली हो सकता, और कुछ हमारी औरतें अपना ख्याल रखती भी नहीं। बिल्कुल, सेम वाइस वर्सा कर लें, इसी तरह औरतें भी ये समझती हैं, तो एक ये भी रीजन हो सकता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर एक्चुअली पॉर्न को भी ऐड करूंगी। एक पॉर्न भी एक चीज है जो बड़ी कॉमन हो गई है अब हमारी यंगर जनरेशन के अंदर, सबको पता है, और उसकी वजह से ये है कि मर्दों के एक पता नहीं बिल्कुल ऐसे स्टैंडर्ड्स बनते जा रहे हैं पॉर्न को देख के कि शायद पता नहीं इस तरह की लाइफ मुझे मिल जाएगी, या औरत मेरे लिए ये प्रैक्टिसेस करेगी, विच इज नॉट पार्ट ऑफ एक्चुअल लाइफ, क्योंकि वो ड्रामेटाइज्ड है। वो बंदा तो वो देख के आ रहा है, वो बंदी तो नहीं देख के आ रही ना। उसको क्या पता मेरे शौहर को क्या चाहिए, या शौहर को नहीं पता कि मेरी बीवी को किस तरह ट्रेंड करना है या क्या करना है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और पूछते ही नहीं है, पूछने की क्वेश्चंस पूछने की अपने स्पाउस से आदत नहीं है कि तुम्हें चाहिए क्या है, तुम क्या चाहती हो, कैसा महसूस कर रही हो। तो वही बात है, मैंने कहा ना, इमोशंस को एक दूसरे के अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है, बात ही नहीं करते, हो गया है सारा कुछ बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा ग्लैमराइज्ड हो गया है बहुत ज्यादा। तो उसकी वजह से जो है ना, जो शादी है वो इतनी मुतासिर हो गई है, और वीक होते जा रहे हैं बॉन्ड्स उसकी वजह से। बिल्कुल, सो आई वुड से कि इवन मैं कहती हूँ ये जो पॉर्न एडिक्शन है और ये जो ग्लैमराइज्ड सब कुछ है, उसकी वजह से औरत और मर्द का रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या हुरिया आप ये समझती हैं कि हमारी औरत में डिप्रेशन और एंजाइटी और इन सारी चीजों की बहुत बड़ी वजह उनकी बॉडी और उनकी ब्यूटी को लेकर है, कि वो समझती होंगी, अंदर अंदर डिप्रेस्ड होती होंगी कि मेरी बॉडी और ब्यूटी तो ऐसी नहीं है जैसी मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो वो क्या करे फिर उसके लिए, उससे कैसे निकले? उसमें भी देखिए, अब मैं ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करूँ ना, तो उसमें भी मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिकली ये जो वही मैंने मीडिया और ग्लैमराइज्ड एक चीज हो गई हुई है, उसको देख के बच्चियां इतनी इंस्पायर हो रही हैं, और वो उनको नहीं पता कि ये फोटोशॉप हुई हुई पिक्चर्स हैं, और वो रियलिटी उस तरीके से नहीं है, या फिर उनको देखकर ही वो इतना इम्प्रेस हो जाती हैं दैट दे वांट टू बिकम लाइक देम, ठीक है। फिर मर्दों के भी स्टैंडर्ड्स हैं कि जी ऐसी होनी चाहिए है, पतली होनी चाहिए। अच्छा, उसने प्रेगनेंसी की है, बच्चा पैदा किया है, आपके लिए मुमकिन ही नहीं है, नस्ल उसने चलानी है, और आप इसमें फंसे हुए कि वो पतली नहीं है, वो मोटी क्यों हो गई है। सो बेसिकली ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं औरत से, ठीक है, टू मीट ऑल दो स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबेबली एन एक्ट्रेस या इन्फ्लुएंसर्स की जो लाइफ है, उसको मुतासिर होकर हस्बैंड्स चाहते हैं कि मेरी वाइफ भी वैसी दिखे। देखें, अगर तो औरत जो है वो, जैसे आजकल देखें, अब हम डॉक्टर शफक के यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर तो वो प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं कि वो थोड़ा सा अपने आप को इनहैंस कराना चाहते हैं, दैट इज नॉट प्रॉब्लमैटिक, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। अगर आप थोड़े से अपने फीचर्स इनहैंस कर रहे हो, या मैं उसी बात की तरफ आ रही थी कि थोड़ा सा अगर ये एक डिप्रेशन की वजह बन रही है, और अगर वो औरत उस चीज को समझ रही है कि मेरे मर्द की ये रिक्वायरमेंट है, मेरे हस्बैंड की ये रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह से मेरी डिवोर्स हो सकती है, मेरी फैमिली लाइफ बहुत इफेक्ट हो रही है, तो मैं ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्रीटमेंट्स जिस तरह के ये एस्थेटिशियन और स्पेशली डॉक्टर शफक का तो अब एक नाम है, तो ये ले सकती हैं, मतलब इससे तो उनको कोई नहीं रोक रहा। नहीं, देखें, एक इसमें भी मैं कहूंगी there's a thin line, एक होता है एक्सट्रीम, और एक होता है कि आप बस अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, सेल्फ केयर के लिए कर रहे हो, ठीक और अपने बजट में रहते हुए कर रहे हो। बिल्कुल। तो अगर आप इस तरीके से कुछ करवा रहे हैं जो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, और हेल्दी है,
और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। प्लस मैंने कहा ना, अगर वो आपकी नॉर्मल लाइफ को, आपके रिलेशनशिप्स को मुतासिर नहीं कर रहा है इन प्रोसीजर्स को करवाना या इनके पीछे पड़ जाना, इस सोच को लाना कि आई हैव टू बी अ सर्टेन वे, अगर वो एक लाइन तक है, एक लिमिट तक है, ठीक है, देन इट्स हेल्दी, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट प्रॉब्लमेटिक। लेकिन अगर वो एक लाइन से आगे चला गया, यानी कि आप हर वक्त इसी में ही फंसी रहती हैं कि मैं ये प्रोसीजर कर लूं, मैं ऐसी हो जाऊं, मैं वैसी हो जाऊं, मैं इस एक्ट्रेस जैसी, वो एक अलग एक्सट्रीम है। एग्जैक्टली। फिर उसके अंदर मैं आपको बताऊं, देयर आर लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स जो अब कॉमन हो गए हैं। एक तो बॉडी इमेज के इश्यूज हैं, जिसमें बच्चियों के एक अनरियलिस्टिक किस्म के अपने लिए स्टैंडर्ड सेट हैं कि मैं ऐसी हो जाऊं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन हो गए हैं, जिसके अंदर बच्चियां या तो बिल्कुल स्टार्व कर रही हैं खुद को, उसको मैनोरेक्सिया कहते हैं, जिसमें बच्ची बिल्कुल नहीं खाना खा रही है, ठीक है, और बिल्कुल स्टार्व कर रही है, और वो शीशे में देखती है, उसको लगता है मैं बहुत मोटी हूं, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन उनको देखे तो वो बता सकता है कि भाई मतलब शी इज एक्सट्रीमली वीक। फिर इसी तरीके से बाइंज ईटिंग हो रही है, जिसमें ये होता है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में जरूरत से ज्यादा बच्ची स्ट्रेस में खाती है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, वेट गेन कर रही है, बिल्कुल। और इसके अलावा फिर एक है बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, उसके अंदर बच्ची क्या करती है कि वो इनटेक करती है, और ये वुमेन में ज्यादा कॉमन है मर्दों से, जाहिर है, क्योंकि वही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का इशू है, बच्चियों औरत को ज्यादा बॉडी कॉन्शियस है वो, तो उसमें वो क्या करती है, फूड इनटेक करती है और उसके बाद सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के अंदर इंडल्ज करती है। आपको पता है ये टॉप मॉडल्स की बीमारी है एक्चुअली एक जमाने में, क्योंकि उनको तो अपने फिगर को मेंटेन रखना है, इधर खाया, इधर मुंह में उंगली डाली और वॉमिट कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स बहुत सरफेस करी हैं। फिर बॉडी डिस्मॉर्फिया है, उसके अंदर या तो इंसान शीशे में अपने आप को हर वक्त देखता रहेगा, हर वक्त ग्रूमिंग में लगा रहेगा, या तो इंसान शीशे में अपने आप को देखना ही पसंद नहीं करता। तो इन दोनों रवैयों में बैलेंस जरूरी है। मैं आपको बताऊं हुरिया, मैं यहाँ पे डॉक्टर शफक के पास अक्सर आती रहती हूँ, लिटरली मैंने यहाँ पे उनके पास ऐसे केसेस रजिस्टर्ड होते देखे हैं जिसमें बात बिल्कुल तलाक की तक पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट समझे हो चुकी है। और वजह क्या, मैं ओपनली, जाहिर है मीडिया का मामला, इतना ओपनली तो मैं नहीं बता सकती, चेहरे को तो छोड़ें, बाकी बॉडी को लेकर कि जी आपके इस जगह पे भी मसला है, आपके उस जगह भी मसला है। अब वो समझदार समझ जाएंगे कि किस किस जगह मसला है। उन चीजों को लेकर मतलब क्या ये ऐसी चीजें हैं कि इनको लेके एक पूरे घर को तोड़ दिया जाए, बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए? इन चीजों को मैं समझती हूँ कि एक औरत को इतनी अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि वो अपनी बॉडी को कम से कम उस म्यार पे जरूर रखे जहां उसका हस्बैंड डिमांड करता है, जहां उसका घर टूटने से बचता है। एंड अगेन इट्स वाइस वर्सा, क्योंकि औरत भी यही चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो गुड लुकिंग हो। मर्दों को क्यों भाई कोई मसला नहीं होता, गंजे होते हैं, है भाई, उन्हें क्यों नहीं कोई मसला हो रहा, उनको भी तो सर पे बाल लगवाने चाहिए, या इतने बड़े बड़े उनके पेट होते हैं, वो भी हैं भाई, फैट लॉस इंजेक्शंस हैं, वो सिर्फ औरत के लिए नहीं है हमारे माशरे में। मैं अपने तमाम मर्द हजरात भाइयों से ये बड़ी मौदबाना दरखास्त करती हूँ कि औरतें भी आजकल उसी मीडिया को देख रही हैं जिसको आप देख रहे हैं। औरतें भी जैसे आप डिमांड कर रहे हैं कि एंजेलिना जूली हो, औरतें भी डिमांड कर रही हैं कि हम ब्रैड पिट के साथ रहें, तो आप भी ख्याल रखिए, सारा ब्लेम औरत पे मत डालिए। तो क्या डिप्रेशन जो है हुरिया, ये हमारे माशरे में अभी भी एक टैबू है? बिल्कुल है, अभी तक है। और उसकी सबसे मेजर वजह यही है कि अवेयरनेस नहीं है, और उसकी मेजर वजह ये है कि अच्छा मैं कहूँगी हमारे कंट्री के अंदर, हमारे सिस्टम में ही इंट्रोड्यूस नहीं कराई जाती मेंटल हेल्थ उस तरीके से। अगर आपके कंट्री के सिस्टम्स में इंट्रोड्यूस हो जाए, किस तरह, किस लेवल से, क्या पेरेंट्स पे जिम्मेदारी है, क्या टीचर्स पे है, किस बड़े, किस लेवल? अच्छा एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है 7, 8, 6, 7 साल का, क्या वहां से उसकी तरबियत जरूरी है कि हम उसको ट्रेंड करना शुरू करें? तो वो तो माँ बाप ही करेंगे ना। बिल्कुल, देखें अब वही बात है, हमारे यहाँ पेरेंटिंग के लिए कोई कोर्सेज नहीं होते हैं, पेरेंटिंग नहीं सिखाई जाती। मैं तो समझती हूँ सबसे पहले माँ की तरबियत होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए फिर वही बात है कि पेरेंटिंग के यहाँ कोई कोर्सेज कराए जाते हैं, क्या माँ को पता है कि बच्चा पालना कैसे है, या क्या सही है या क्या गलत है? प्लस जनरेशन बढ़ती जा रही है, तो हर जनरेशन के डिफरेंट टास्क हैं, इश्यूज हैं, ठीक है, जो 10 साल पहले इश्यूज थे वो अब शायद। और मैंने ये भी देखा है, जैसे आजकल के हमारी यंग जनरेशन बहुत स्मार्ट है, दे आर वेरी स्मार्ट। बिल्कुल, हम उन्हें गाइड करें ना करें, दे आर वेरी स्मार्ट। बहुत से बच्चों को ये बात पता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंग्जाइटी में हूँ, लेकिन वो वही बात, टैबू वाली बात, कि वो उस बात को कह नहीं पाते, बिल्कुल नहीं कह अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उन पे फौरन टैग लग जाएगा कि तुम तो पागल हो। हाँ बिल्कुल, फिर पूरा घर कहने लगेगा देखा पागल है ना।
इसलिए ऐसा कर रहा है, देखा पागल है ना इसलिए खाना कम खा रहा है, तो वो कहते हुए झिझकता है या डरता है बच्चा, तो उस चीज से कैसे निकले हम बाहर? देखिए इसका मैंने कहा ना, अवेयरनेस से ही शुरू करना पड़ेगा। और यस, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक इंसान की नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो गवर्नमेंट के सारे जो सिस्टम्स वगैरह हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं ये कहूंगी कि मेंटल हेल्थ जो है ना वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ है, ठीक है। अब अच्छा, एक और इशू जो है टैबू इसलिए भी हमारे यहाँ कहते हैं कि दीन से दूरी है इसलिए तुम्हें डिप्रेशन। नमाज पढ़ो भाई, तस्बीह पढ़ो, बिल्कुल हर वक्त नमाज पढ़ते रहो और तस्बीह पढ़ो और बाहर निकलते हुए अबाया पहन लो और सर पे दुपट्टा लो तो तुम्हारा सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये भी जरूरी है। अच्छा, मैं आपसे डिनाई नहीं कर रही, मैं आपको इधर एक बात बताती हूँ। देखिए स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो जरूरी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का कोई भी लेना देना मेंटल हेल्थ से नहीं है। एग्जैक्टली, वो एक राब्ता है, एक कनेक्शन है जो आपका अल्लाह ताला के साथ है। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ ऐसे है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरी टांग टूट जाए, ठीक है, और खून निकल रहा है और टांग टूटी और मैं मसल्ले पे बैठ जाऊं, अल्लाह मियां मेरी टांग जोड़ दे, तो जुड़ जाएगी नहीं। उधर आकर हमारी अकल काम करती है कि ठीक है जी, फौरन डॉक्टर पे जाना है, फौरन फ्रैक्चर है तो लगवाना है, ठीक है, उधर हमें समझ है। मेंटल हेल्थ में आप सोचें, आप बिल्कुल वैसी है जैसे मैं टांग टूटे हुए बंदे को कहूं तुम मसल्ले पे बैठ जाओ, उसी तरीके से जब आप डिप्रेशन के बंदे को कहते हैं ना कि आए जी नमाज़ें पढ़ें या आप दीन से दूर हो गए, ये बिल्कुल वैसे अनफॉर्चुनेटली हुरिया हमारे माशरे में मेंटल प्रॉब्लम्स को उस तरह बीमारी समझा ही नहीं जाता जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स को। मैंने गोरों के देश में देखा है, अगर कोई उनको मेंटल इशू भी होता है तो वो बाकायदा एडमिट करते हैं 6-6 महीने, बिल्कुल, और उतनी बल्कि ज्यादा अहमियत देते हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स की निस्बत कि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत जरूरी है। और खास तौर पे हम क्योंकि औरत के हवाले से बात कर रहे हैं, औरत की मेंटल हेल्थ पे तो पूरा घर चलना है। बिल्कुल 100%। उसने बच्चों की तरबियत करनी है, उसने शौहर को संभालना है, उसने सास ससुर को, उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर एक मर्द, मैं समझती हूँ कि मर्द पे इस हवाले से जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है कि वो उस औरत को अपने होने का यकीन दिलाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे। ये जिम्मेदारी मर्द की है, उसके बाप की, भाई की, शौहर की, कि उसको थोड़ा सा दिलाए और फिर वो औरत खुद। बिल्कुल, अच्छा, इस बात को समझे। औरत सबसे पहले खुद, ठीक है, क्योंकि फिर औरत जो है वो मर्द पे ही रिलाई करती रहती है, एंड देन शी डज नॉट बिकम इंडिपेंडेंट। फर्ज करें वो औरत खुद से करना चाह रही है लेकिन उसका हस्बैंड उसको रोक रहा है, हाँ बिल्कुल, फिर वो क्या करेगी? तो बहुत बहुत कॉमन है। देखिए इसलिए मैंने कहा ना कि अवेयरनेस करनी बहुत जरूरी है, हस्बैंड्स को, कपल्स को अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका एक तरीका ये है कि हर सिस्टम, जैसे अगर आपने एक, जैसे डॉक्टर शफक ने अगर डर्मेटोलॉजी का क्लिनिक खोला है, इवन देन शी इज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, ठीक है, इवन देन शी इज प्रमोटिंग। तो हमारी एज एन इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि हर कोई जो काम कर रहा है वो अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर मेंटल हेल्थ का कोई डिपार्टमेंट बनाए या उसको प्रमोट करे या उसकी अवेयरनेस के लिए कोई काम करे। और मीडिया और सोशल मीडिया इस वक्त इतना पावरफुल टूल है, बिल्कुल, जहां पे अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम करें। अच्छा, हमारे यहाँ बात वो हर कोई आके बड़े से बड़ा एंकर, बड़े से बड़े ये टिकटॉकर और ये लोग बात करते हैं कि जी हम तो वो दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं तो जो आप दिखाएंगे वो लोग देखेंगे। बिल्कुल, आप शुरू तो करें इस हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। बिल्कुल, आप प्रोग्राम्स शुरू करें, आप इस तरह की चीजें शुरू करें, तो हम इसको फिर हुरिया डिप्रेशन को कम या खत्म फिर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, देखिए मसले तो हमने सारे डिस्कस कर लिए, बिल्कुल। अब फाइनली अब हमें इस पर आना है कि इसको हम कम या खत्म कैसे करें, किस तरफ जाएं? अच्छा देखिए, ये तो बात है कि अगर सिवेरिटी है, ठीक है, अगर तो आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा अपना आप, ठीक है, अगर आप अपने आप को उस तरीके से केटर नहीं कर पा रहे तो तब तो आपको प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी पड़ेगी। आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, साइकाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, एक ये भी इशू है कि अर्ली ऑन हमारे यहाँ कोई नहीं जाता, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस खराब हो गया है, जब इशू हद से ज्यादा बढ़ गया, देन दे ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज, जब वो औरत तहस नहस हो गई है, उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब हो गई है और अब घर मुतासिर होने लग गया, तब उन्हें ख्याल आएगा, लास्ट स्टेज, बिल्कुल, कि जी अच्छा इसको तो कुछ हो गया, इसको लेके जा। जब वो पहले वो चीजों से गुजर रही होती है तब कोई अटेंड नहीं करता, हस्बैंड देखना नहीं पसंद कर रहे। इवन मैं कहूंगी इट्स नॉट अबाउट वुमेन ओनली, मर्द भी ऐसे ही हैं, वो भी यही है कि उनकी भी मेंटल हेल्थ को कोई जो है एड्रेस नहीं कर रहा होता। बल्कि मैं कहती हूँ मर्द की मेंटल हेल्थ पे भी काम किया जाए तो उसकी वजह से औरत की जिंदगी भी आसान बनेगी। बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज यू हैव अ हेल्दी मेंटल हेल्थ वाला स्पाउस, तो उससे आपको भी फैसिलिटेट होंगे आप। तो बेसिकली
देखिए ये बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है और मैं कहूंगी कि वी नीड टू वर्क ऑन इट कलेक्टिवली, ठीक है, सबको जो है इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो एक रोड मैप इस तरह बना कि सबसे पहले औरत ने खुद पे काम शुरू करना है, बिल्कुल, डिप्रेशन को या उसको कम करने के लिए, ठीक है। फिर अच्छा, उसके बाद फर्दर देखिए डिप्रेशन के लिए अगर मैं कुछ टिप्स दूं थोड़ा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो हुरिया मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि देखिए ये जैसे जहनी मसाइल होते हैं या उसके साथ फिजिकल मसाइल भी होते हैं, तो अब चलिए वो डायग्नोज हो गए, हाँ समहाउ हमें पता चल गया कि जी ये मसाइल हैं, तो उसके लिए हमें कितने सेशंस की जरूरत पड़ती है? आया कि हमें सेशंस की जरूरत पड़ती भी है या नहीं, और फिर कितने सेशंस की जरूरत पड़ती है? आप अपनी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बताएं। अच्छा देखिए, अगर तो आपको फिजिकल हेल्थ के इश्यूज हैं और वो स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है, देन तो यस यू विल नीड टू हैव सेशंस विद अ साइकोलॉजिस्ट। हाउ मेनी सेशंस? ठीक है। अच्छा, ये कोई फिक्सेटेड नंबर नहीं होता, वो होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्योंकि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। कोई 6 सेशंस में रिकवर कर जाएगा, कोई 12 में भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हर एक का पेस अलग है, हर एक का लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट का पेस अलग है, हर एक का ओवरकम करने का, कोप अप करने का अलग है। और जैसे देखें, अगर डॉक्टर जो है वो आपको दवाई दे और आप घर जाके ना लें, हाँ, ठीक है, तो कोई रिजल्ट्स जनरेट नहीं होते। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ में भी अगर मैं एक सेशन आपके साथ कर रही हूँ, लेकिन जो आपने सीखा या समझा उसको आपने जाके इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने अपने माइंडसेट में कोई उसकी असर नहीं लाए, तो देन ऑफ कोर्स लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, यस इट डज, एंड इट डिपेंड्स ऑन द डिसऑर्डर और द मेंटल हेल्थ इशू एज वेल, ठीक है। इस पे भी डिपेंड करता है। अगर डिप्रेशन का पेशेंट है तो कोर्स ऑफ पीरियड कुछ और होगा, और अगर बाइपोलर का है तो कुछ और होगा। एंड लाइक आई सेड, सिवेरिटी पे, कितने साल से उन्हें ये मसला है, ठीक है, किस स्टेज पर है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब देखिए, मेरे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आई कीप देम अंडर ऑब्जर्वेशन विद टाइम। आहिस्ता आहिस्ता आप उन्हें असेस करते हो। इनिशियल फर्स्ट 2-3 सेशंस में आपको समझ आ जाती है कि हाउ टू गो अबाउट इट, और कौन सी थेरेपी टेक्निक्स इनके लिए हेल्पफुल रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी। बहुत सारी हैं, CBT है, DBT है। अब इनको एलैबोरेट करना तो जाहिर है आम जो लोग हैं उनके लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन बेसिकली अकॉर्डिंग टू देयर when I observe them and they come for sessions, उसके needs, उनकी needs के और इनके issues के हिसाब से जो है वो प्लान को जो है कस्टमाइज किया जाता है। तो उसके बाद आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखती हैं अपने क्लाइंट को, उसके साथ इन टच रहती हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली। जाहिर वीकली सेशंस होते हैं, तो दे हैव टू कम वीकली, एंड जाहिर फिर हम व्हेन दे कम, हम उनसे उनकी प्रोग्रेस भी उनकी मॉनिटर करते हैं और उनसे भी पूछते हैं हाउ दे फील और हाउ मच दे थिंक थेरेपी इज वर्किंग और हेल्पिंग देम, एंड वेयर इवन वी आस्क देम कि आपको कहाँ, वेयर एल्स डू यू थिंक यू नीड टू बी वर्क। और मैं ये समझती हूँ कि शुरू में तो जब पेशेंट आपके पास आता होगा तो 2-3 सेशंस में तो वो ओपन अप होने में ही टाइम लेते हैं। बिल्कुल, पहले सेशन में तो ओपन अप ही कोई नहीं होता, उसका जब तक अपने डॉक्टर के साथ एक ट्रस्ट लेवल, एक रिलेशन बिल्टअप नहीं होता, तब तक वो ओपन अप ही नहीं होता। हम उसको रेपो कहते हैं कि रेपो जब तक डेवलप नहीं होती, ठीक है। और वैसे भी सेंसिटिव इश्यूज को टच करना या इन डेप्थ उनको जो है वो उनसे क्वेश्चनिंग करना इज नॉट द राइट प्रोसीजर। इनिशियली उनको स्पेस देनी होती है सो दैट दे डिसाइड वो कब कौन सी बात करना चाहते हैं, और वो एक बॉन्ड और रिलेशनशिप बनने के बाद ही थेरेपी असर करना शुरू करती है। बिल्कुल ऐसा है। तो इसमें काफी सेशंस की हमें जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल। हुरिया, मुझे ये बताएं, ये चीज तो मैं अक्सर खुद भी सोचती हूँ कि जैसे ये एस्थेटिक्स हैं, ये ट्रीटमेंट्स हैं, ये सारी चीजें हैं, इन सब का कितना स्ट्रॉन्ग रोल है एक रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ की? अच्छा, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर ये एक प्रॉब्लमैटिक लेवल तक चला गया है, एक्सट्रीम में चला गया, जहां औरत अपने हस्बैंड को अटेंड भी नहीं कर रही है, या वो इसी में ही मसरूफ रहती है, ग्रूमिंग में मसरूफ रहती है, या वो अब सोशल फंक्शंस में भी जाना नहीं पसंद कर रही कि फलां चीज मेरी ठीक होगी तो मैं जाऊंगी, या फिर अगर हस्बैंड की तरफ से ये प्रेशर आ गया, प्रेशर है कि ऐसी ट्रीटमेंट हो, या तुम ऐसी हो जाओ, या तुम वैसी हो जाओ, तो देखें ये सारी जो चीजें हैं ना, दे ऑल आर ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट, और इन सबका कंट्रीब्यूशन जो है फिर आएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर वो प्रॉब्लमैटिक हो गया है देन आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। लेकिन अगर मैंने पहले भी कहा जैसे कि अगर इफ शी इज गेटिंग इट डन फॉर हर ओन हैप्पीनेस, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है, और अगर वो उसको खुश कर रहा है, ठीक है, और या मैं तो कहूंगी अगर वो आपके रिलेशनशिप को भी फैसिलिटेट कर रहा है अगर, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। यू हैव टू डू थिंग्स टू प्लीज योर पार्टनर, ठीक है। और मैं तो अक्सर औरतों से ये
बात करती हूँ, बड़े खुतबे में दे रही होती हूँ कि जो तुम सोना चांदी हीरे जवाहरात डायमंड के ढेर लगा के उस पर बैठी हो, उससे कहीं बेहतर है कि ये थोड़ा सा पैसा अपने ऊपर लगा लो। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। आप देखिए, खुदा भी खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने हर चीज इतनी खूबसूरत बनाई है, उसकी इतनी खूबसूरत क्रिएशन इंसान है, तो हम क्यों ना अपनी इस खूबसूरती का ख्याल रखें। और ये थोड़ी बहुत जो आजकल तो मेडिकल साइंस इतनी, और ये स्पेशली एस्थेटिक्स इतनी तरक्की कर गया, इतना आगे चला गया, तो अगर हस्बैंड नहीं भी आपको कह रहा तो आप अपने लिए करें। आप खुद को अच्छी लगेंगी तो आप सबको अच्छी लगेंगी। हाँ, exactly. मेरा तो हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। तो हुरिया, मुझे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बात का जरूर जवाब दें कि जो सेपरेशंस हमारे यहाँ हो रही हैं, इसमें आपको लगता है कि कौन ज्यादा कसूरवार है, मर्द या औरत, या माशरा या ससुराल, कौन? हाँ, अच्छा देखिए, आई वुडंट से कि सिर्फ मर्द जिम्मेदार है। आई वुड नॉट से, अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक रिलेशनशिप में दो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, बल्कि हमारे कल्चर में तो सोसाइटी भी कंट्रीब्यूट कर रही है, ससुराल भी माशरा चला रहा है उन दोनों एग्जैक्टली। तो आई विल नॉट से कि किसी एक का कसूर है, ठीक है। कसूर माइंडसेट का है। कसूर ये है कि हमारा माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा माइंडसेट जो है ना, वो हमारी शादियों को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। और प्लस देखिए, अगर मैं अब रिलीजियसली देखूं तो व्हाई इट वाज आस्क्ड कि दोनों हस्बैंड वाइफ सेपरेटली रहें, बिकॉज इटसेल्फ एक इंडिविजुअल के साथ रहना इज सो डिफिकल्ट, ठीक है। और उसमें फिर इतने सारे लोग कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, इधर मैं एक बात कहूंगी टू हेल्प द पीपल, द वुमेन, मैं ये बात कहूंगी कि देखिए, इशू कहाँ आता है। औरत चाहती है मर्द मेरी साइड पे आ जाए, ठीक है, या मेरे हिसाब से सोचे, मेरी चीजों को अंडरस्टैंड करे। और मर्द क्या चाहता है, मेरी औरत मेरे हिसाब से चले, वो मैं जो कह रहा हूँ वो करे। जब तक ये वॉर, जब तक ये लगा रहेगा कि वी बोथ आर कॉम्पिटिशन, हम कॉम्पिटिटर्स हैं, तब तक शादी नहीं चल सकती। तो इसका बेहतरीन हल क्या है? कम्युनिकेशन। बेहतरीन हल नहीं, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन, लेकिन इसका बेहतरीन हल ये है कि एक थर्ड पॉइंट जनरेट किया जाए, जहां दोनों पार्टीज जो है वो एग्री करें और उस पर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस थर्ड चीज पे चले जाएं, ठीक है। थर्ड पॉइंट म्यूचुअली जो भी वो डिसाइड करेंगे, जो भी इशू उनको अराइज होगा, उसमें तरीका ये नहीं है ना तेरी ना मेरी, बल्कि समथिंग जिसपे दोनों एग्री कर जाए, एंड दैट इज वेयर यू गो, ठीक है। क्योंकि ना कोई सही है ना कोई गलत है, वो किसी और अपब्रिंगिंग से आई है, आप किसी और अपब्रिंगिंग से, दोनों अपनी जगह सही है, एग्जैक्टली, और दोनों अपनी जगह गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए देखिए, वो चीज जो इस रिलेशनशिप को फैसिलिटेट करती हो, वहां जाना है जो इस रिलेशनशिप को फैसिलिटेट करे बात, ठीक है। हम इसी में फंसे रहते हैं कि जैसे एक मर्द और औरत को हमने ऐसे बना दिया जैसे जंग का मैदान है, एंड दे बोथ आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। हालांकि ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। मैरिज का कॉन्सेप्ट ही यही है, दैट दे बोथ आर टुगेदर, दे बोथ आर वन, ठीक है। और एक और चीज मैं कहूंगी कि जब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आधा ग्लास लेके रिलेशनशिप में जाते हैं और हम चाहते हैं दूसरा आधा ग्लास का जो हिस्सा है ना, वो मर्द फिल कर दे हमारे लिए। हेल्दी रिलेशनशिप्स कब होते हैं? जब हम पूरा ग्लास लेके जाते हैं और हम कहते हैं लाओ मैं ऑफर करता हूं तुम्हें, वेरी राइट, वेरी राइट, बड़ी प्यारी बात है। दोनों ग्लासेस फुल लेकर आएंगे और कहेंगे आई एम गोइंग टू गिव, ना कि मैंने तुमसे कुछ लेना है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना हेल्दी रिलेशनशिप नर्चर होगा। इससे ज्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप ही कोई नहीं है जिसको हम लोगों ने वो कर दिया। तो हुरिया, मुझे अब ये बताएं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें हो गई, अब मुझे इनके वाकई कुछ ऐसे हल बताएं कि जो इस आपको सुन रहे हैं वो हल उनके काम आए। मतलब इस प्रोग्राम का कोई मकसद इस तरह का हो कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी, उनकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी ऐसी कुछ सजेशंस दें हमें जो वाकई के उनके लिए, उनके मसाइल का हल हो। बिल्कुल। अच्छा, चलिए एक चीज तो फिर मैं दोबारा मेंशन एक दफा कर दूं कि ऑफ कोर्स इफ इट इज एक्सट्रीम तो प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, ठीक है। लेट्स पुट दैट असाइड कि एक ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा, अगर आपकी मेंटल हेल्थ इस काबिल नहीं रही कि आप खुद को केटर कर सकें, देन यू नीड टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, इधर एक और चीज भी है कि साइकोलॉजिस्ट पे पहले जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट पे बाद में, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम साइकाइट्रिस्ट पे जाएं, एक सरदर्द की तरह गोली लें और मेंटल हेल्थ बिल्कुल। और ये फर्क भी आपने बता दिया है कि साइकोलॉजिस्ट थेरेपी देता है, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन देता है। दोनों चीजें साइड बाय साइड लेकर चलनी होती हैं, ठीक है। अगर साइकोलॉजिस्ट को लगता है दैट यू हैव
फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं आपको मेंटल हेल्थ की वजह से, ठीक है, हार्ट बीट का तेज होना, ब्रेथलेसनेस होना, वो खुद ही रेफर कर देते हैं। एग्जैक्टली। फिर हम वो मीडियम है जो बताता है कि आपका प्रॉब्लम इतना एक्सट्रीम है कि आपको साइकाइट्रिस्ट पे जाने की जरूरत है या नहीं, थेरेपी से यू विल बी। हाँ, तो पहली बात ये तय हो गई कि जिसको भी अपने अंदर इस तरह की चीजें महसूस हो रही हैं, डिप्रेसिव या व्हाटएवर, वो बिल्कुल दुनिया से ना डरे, ना इस टैग से डरे कि मुझे सब पागल समझेंगे, वो किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाए। बिल्कुल। देखिए अब खुद पे ये एतमाद लाना भी तो बड़ा मुश्किल काम है ना, कि मैं कैसे जो है वो खुद पे ये एतमाद लाऊं कि हाँ मैं डायरेक्ट मेंटल हेल्थ के जो है वो प्रोफेशनल के पास चली जाऊं। उसके लिए ये चीज जरूरी है दैट यू अंडरस्टैंड योर सिम्टम्स, इनसाइट होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो 5-10 मिनट अपने साथ निकालें, सिट विद योर सेल्फ, ठीक है, एंड आस्क योर सेल्फ कि व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, किस चीज से मैं इस वक्त गुजर रही हूँ, क्या कैफियत है, ठीक है। और वैसे हम कंपैरिजन बहुत करते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ आकर हमें ये नहीं समझ आती कि वाई वी शुड सी कि मैं पहले कैसी थी, हाँ, और अब मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस नजर आ रही हैं। हमें दूसरों की जरूरत नहीं होती है टू आइडेंटिफाई, हम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज कि आप खुद सेल्फ एक्सेप्टेंस करें, ठीक है, अपने आप को सबसे पहले खुद अप्रूवल दें, आप अपने साथ बैठे एंड यू ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, ठीक है, और मेरे अंदर क्या सिम्टम्स मुझे नजर आ रहे हैं। और अगर आपको, मैंने कहा ना, अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा, हाँ, अगर आप ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो फिर तो आपको, ये मैं आज ओपनली कह रही हूँ कि देन यू नीड टू गो एंड गेट योरसेल्फ यू नो चेक्ड और गो टू अ थेरेपिस्ट, ताकि वो आपको आइडेंटिफिकेशन में भी मदद करे। बिल्कुल। और यहाँ हम ये भी वाजे कर दें कि देखिए ये सिर्फ मर्द और औरत के बारे में नहीं है, इस आजकल के बच्चे भी इस कैफियत का शिकार है। बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी पेरेंट को ये लग रहा है कि मेरे बच्चे के साथ इस तरह का कोई मसला है कि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज से हटके कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज की तरफ जा रहा है, खामोश हो गया है या ज्यादा बोलने लगा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। देखिए अभी मेरे पास इतनी छोटी छोटी बच्चियां आ रही हैं, ठीक है, टीनेजर्स मेरे पास बच्चियां आ रही हैं, एंड उनको क्या है, कंपैरिजन से इशू। वो कहती हैं वो फला जो है वो यहाँ पहुंच गए और मैंने तो अभी तक ये डिग्री पूरी नहीं की और मैं आगे अपना करियर का क्या सोचूंगी। तो बच्चियां जो है वो अभी, मतलब सोचिए आप कितने लोअर लेवल से बच्चों के कितनी यंग एज से इश्यूज अब अराइज होने शुरू हो गए। बिल्कुल 17-18 साल का बच्चा, उसको भी जरूरत पड़ सकती है, और मामूली से ट्रीटमेंट से वो ठीक भी हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। फिर उसके बाद क्या करें, सेल्फ एनालिसिस हो गई, वो उसने एक अपने आप को कन्विंस कर लिया कि अब मुझे किसी की हेल्प लेनी है। बिल्कुल। उसके बाद इसके अलावा ये है कि मैं कुछ चीजें बताती हूँ जो आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस। जैसे एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं वरी आवर। वरी आवर में ये 1 घंटा हम महसूस करते हैं फिक्र करने का घंटा। अच्छा, ठीक है। उसमें ये होता है कि फिर ओवर थिंकिंग, पूरा दिन उसमें सोचते रहना कि मुझे ये मसला है, हाय, आप फिर, क्योंकि आप इस लूप से फिर निकल नहीं पाते, आप ओवर थिंकिंग में, अपनी एंजाइटीज में, अपने स्ट्रेसेस में फंस जाते हैं। तो वरी आवर में ये होता है कि हम 1 घंटा महसूस करते हैं दिन का, 7 से 8 बजे जो है मैं फिक्र करूंगी। तो फिर ये होता है कि जब कोई नेगेटिव थॉट पॉप अप करती है ड्यूरिंग द डे, तो मैं कहती हूँ अभी टाइम नहीं हुआ। मी टाइम कहते हैं ना, ठीक है, एक मी टाइम निकालें। लेकिन उस मी टाइम में आपने अपनी मेंटल हेल्थ को अटेंड करना है, और आपने फिर सोचना है कि अच्छा क्या इश्यूज हैं जो मैं फेस कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम को हम ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है, और हर जगह अपने साथ ऐसे ऐसे लेकर जाते हैं। हम घर से निकलेंगे, प्रॉब्लम साथ लेकर जाएंगे। जिस दिन हम प्रॉब्लम को ऐसे छोड़ देंगे ना और सोल्यूशन पे हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। इसमें मैं अब आपको एक और चीज बताती हूँ। जैसे अगर मैं कहती हूँ आई हेट लायर्स, मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है, ठीक है, तो होता क्या है कि हमारा जहन अनकॉन्शियसली हमें बार बार झूठे ही ढूंढवाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे माइंडसेट में हमने क्या फीड किया है कि मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको डिप्रेशन है या अगर आपको स्ट्रेस या एंजाइटी है, आप जब एक नेगेटिव सिम्टम को पकड़ते हो ना, तो आप उससे रिलेटेड 10 और निकाल लेते हो, ठीक है। आप उसी लूप में चली नेगेटिविटी में रहा है ना ज़हन, तो वो लूप जो है वो चलता रहता है। तो अगर मैं कहूंगी अपनी देखिए, मैंने कहा ना माइंडसेट का इशू है, हम अपने आप को क्या लैंग्वेज कहते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने आप को ऐसी लैंग्वेज कहें दैट कैन ब्रिंग चेंज। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मैंने कहा
कि अगर मैं कहती हूँ आई हेट लायर्स तो मेरा ध्यान झूठों पे जाता है। तो अब करना क्या है, करना ये है कि आई हैव टू से कि आई लाइक ऑनेस्ट पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद है जो ऑनेस्ट है, तो मेरा ध्यान किसकी तरफ जाएगा? डेफिनेटली ऑनेस्ट लोगों वो मिलना शुरू हो जाएंगे, एक सिस्टम ऐसा बन जाएगा, चीजों को अट्रैक्ट, एक पॉजिटिव एरा आपके इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाएगा और आपको वो पॉजिटिव चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो हमारा इशू है ही ये कि हम नेगेटिव को लेकर बैठ जाते हैं, प्रॉब्लम के साथ हम इतना वक्त गुजार देते हैं और फिर क्या होता है, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम्स नजर आती चली जाती हैं। जिस दिन हमारा फोकस सॉल्यूशंस की तरफ चला जाएगा उस दिन हमें सॉल्यूशंस नजर आने शुरू। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही कि बस अब प्रॉब्लम्स को बस करें, पता चल गया प्रॉब्लम आ गई है, लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। एग्जैक्टली। चलिए मैंने कहा ना कि आप कहते हैं स्टार्टअप क्या है, पहला स्टेप क्या लेना है एक इंडिविजुअल ने, उसने ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं प्रॉब्लम को लेकर बैठी हूँ, नाउ इट्स टाइम दैट आई शिफ्ट माय फोकस टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस। और मैं आपको बताऊं रिसोर्सेज हर वक्त अवेलेबल होती हैं, होते हैं सबको होते हैं, जस्ट हमें पता नहीं होता उन्हें एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। और ये इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स इसीलिए करने चाहिए या ये अवेयरनेस इसीलिए इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू होनी चाहिए ताकि एक्चुअल में इनको देखकर जो है वो उनको हेल्प मिले एंड दे डिसाइड के वी नीड टू। और मैं आपको बताऊं अब ये बात ऐसी नहीं रहेगी कि सिर्फ शहर के लोग इन सहूलियात से फायदा उठा सकते हैं, इवन जो गांव में रिमोट एरियाज में जो औरतें या मर्द या बच्चे बैठे हैं उनके हाथ में भी पूरा मोबाइल है, वो चाहे टहनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल की तरह बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, उनको पूरी अवेयरनेस है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो भी अपने आप को एसेस करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा हुरिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में आ रही है, सवाल वो ये कि देखें हमारे माशरे में डिप्रेशन, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इसके हर पहलू को समझती हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारे इस वक्त जो लोग हमें सुन रहे हैं वो रिमोट एरिया से भी सुन रहे हैं, गांव से भी सुन रहे हैं, हर जगह से सुन रहे हैं। हमारे यहाँ ये मिथ है, एक चीज होती है काला नीला पीला जादू, ठीक है, जो ही किसी को, अब हो सकता है कि उस बंदे को या बंदी को डिप्रेशन के सिम्टम्स हों और हम ये समझ रहे हो कि इस पे तो भाई जिन आ गया है, और क्योंकि इस पे जिन आ गया, क्या पता वो हिस्टेरिया का दौरा उसको पड़ा हुआ हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो, लेकिन हमारे यहाँ जनरली ये समझा जाता है कि इस पे तो भाई जादू हो गया, इसको पीर बाबा के पास ले जाओ, वो झाड़ू से इस पे जरा करेंगे, ठुकाई चुकाई, धूनिया देंगे, जूते सुंघाएंगे, तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो इस चीज से हम कैसे बाहर निकलें? इस खुदा के वास्ते हमें आज कुछ बताएं कि हम इस काले जादू वाले मिथ से कैसे बाहर निकलें, कि और कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये वो चीज नहीं है, ये डिप्रेशन है, ये बीमारी है। बिल्कुल, देखिए अच्छा इसमें अब मैं एक चीज कहूंगी कि डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है हमारे यहाँ, और जो हमारे गांव की साइड और ये वाली जो जगह हैं, और औरतों के साथ तो मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा ही किया जाता है कि जी इन पे जादू हो गया है। देखिए इस्लामिकली वी कैन नॉट डिनाई दिस के इट एग्जिस्ट्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस को मैं डिनाई नहीं करूंगी। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं ये कहूंगी कि आपको आइडेंटिफिकेशन, अगर सिम्टम्स आपको, जैसे मैंने आज डिप्रेशन के सिम्टम्स को डिस्कस किया, जब आपको सिम्टम्स पता चल जाएंगे ना कि क्या कैफियत होती है व्हेन आप डिप्रेशन में होते हो, ठीक है, और अगर तो कोई अंडरलाइंग रीजन था कि वो एक इंसान इस तरह हो गया है, ठीक है, जैसे कि अगर उसके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, कोई ट्रिगर हुआ है, तो फिर तो आपको नेचुरली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। जाहिर है थ्रू अवेयरनेस ही होगी, थ्रू इन प्रोग्राम्स की ही होगी, और कोई हमारे पास तरीका नहीं है उन लोगों को अवेयर करने का या उन लोगों को बताने का। ये मीडिया ही है एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू उनको ये बताया जा सकता है कि बेसिकली अगर इफ शी हैज गॉन थ्रू समथिंग, कोई ट्रिगर था, ठीक है, कभी कुछ हुआ था, अगर कोई पास्ट ट्रॉमास हैं, या अगर इवन फैमिली हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरली ये चांसेस है कि जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उनमें भी ये इश्यूज पाए जाएंगे। प्लस बाकी अगर मैं आपको सिम्टम्स जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर वो कह रही है मैं जीना नहीं चाहती, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं अगर, ठीक है, अगर वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो किसी से बात कर सके, ठीक है, जिसे मतलब देखें अगर इन सिम्टम्स को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि दीज सिम्टम्स आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड दे आर नॉट बाबा जी का कोई जो चीज जो रोल जो वो निकाल लेंगे। तो अब देखें जैसे इस तरह हम इस चीज को इस तरह डायग्नोज कर सकते हैं, इस तरह पता चला सकते हैं कि उसको अब वाकई क्लिनिकल या मेडिकल सहूलत की जरूरत है और जादू की जरूरत नहीं है। उस सूरत में उस वक्त उनको आपके साथ राब्ता करना है, या आप जैसे जो डॉक्टर्स क्लिनिकल उसमें साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं उनके पास उनको जाना चाहिए। एक दफा घर में आइडेंटिफाई, और ये आराम से हो जाता
आता है। मैं आपको बताऊं, मैं ये समझती हूँ कि हम अपने फेलियर्स जितने भी हमारे हैं ना, उनका जिम्मेदार हम जादू, नजर, हसद को ठहरा देते हैं। ये बरहक हैं, ये कुरान में है, लेकिन ये हर वक्त किसी के पास यार इतना वक्त नहीं है कि वो बस बैठा काली मिट्टी की हांडी लेके बस जादू ही कराए जा रहा है और उल्लू जला रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ये हमारे अपने फेलियर्स हैं, अपने फियर्स हैं, हमारी अपनी चीजें हैं, हमारी अपनी बीमारियां हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। देखिए जैसे मैंने पहले स्पिरिचुअलिटी का, इसीलिए मैंने पहले भी जिक्र किया कि स्पिरिचुअलिटी एक ऑल टुगेदर कोई और चीज है, मेंटल हेल्थ का उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड यस, जैसे हम किसी फिजिकल बीमारी की आइडेंटिफिकेशन उसके सिम्टम्स से करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमें फीवर है तो हमें पता चल रहा है जी फीवर हो रहा है, अच्छा, या अगर मुझे कोई भी फिजिकल सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें फिर डायग्नोज कराया जाता है, राइट। वही प्रोसीजर एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर भी करता है कि आप अपने सिम्टम्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं दैट मुझे कोई जहनी इशू आ रहा है एंड दैट आई नीड टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, ताकि वो मुझे प्रॉपर मेरी सिम्टम्स को, जाहिर है आप साइकोलॉजिस्ट के पास आएंगे, वो आपसे आपकी नींद का, आपकी एपेटाइट का, एक एक चीज का पूछेगा, एक चीज का वो आपसे पूछेगा कि आप कैसा आपका दिन गुजरता है, आप दिन में करती क्या है, क्या आदत हैं, घर में कोई स्ट्रेसेस हैं या नहीं है। वो इन सारे आइडेंटिफिकेशंस के थ्रू आपका डायग्नोसिस करेगा, ठीक है, एंड दैट इज व्हेन यू विल नो कि अच्छा ये प्रॉब्लम मुझे है, नाउ आई नीड सेशंस फॉर इट। आइडेंटिफिकेशन का तरीका यही है जैसे हम फिजिकल किसी बीमारी को आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल ठीक होगी। हुरिया मुझे ये बताएं कि देखें, चले अब हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, पेशेंट आपके पास आ भी गया, सेशंस भी ले रहा है और वो अब ठीक भी होना शुरू हो गया है, तो आप ये बताएं कि ठीक होने के बाद कुछ 4-5 फायदे हमें ऐसे बताएं कि वो क्या हो सकते हैं उसको, अच्छा, ठीक होने के बाद, मतलब वो ठीक हो रहा है तो वो अपने आप को, माशरे को, किसको क्या क्या फायदा होगा? अच्छा, एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि फ्यूचर में जब उसे इससे रिलेटेड कोई भी इशू आएगा तो दैट पर्सन विल बी एबल टू हैंडल देमसेल्व्स। उनको पता होगा कि मैंने अगली दफा इससे रिलेटेड इशू में अपने आप को मैनेज कैसे करना है। सही। दूसरा फायदा उन्हें ये होता है कि स्किल डेवलपमेंट हम कराते हैं। देखिए साइकोलॉजिस्ट का ये काम नहीं है कि वो खुद पे डिपेंडेंट कर ले अपने पेशेंट को, उसका काम है कि वो उसे इस काबिल बना दे कि कल को जब कोई इशू से रिलेटेड आए तो वो खुद को खुद हैंडल कर सके। उड़ना सिखाता है बेसिकली। सबसे अच्छे थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की निशानी भी यही है कि वो आपको विंग्स देगा, ठीक है, आपके पर वो खुद नहीं बनेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा कि आप खुद इस काबिल। बहुत अच्छी आपने बात, ठीक है। तो दूसरा फायदा ये है कि आपको स्किल डेवलपमेंट आ जाती है, यू हैव द स्किल्स योरसेल्फ इन अ वे। जो साइकोलॉजिस्ट ने खुद स्किल सीखी है वो आपको वो पास ऑन करेगा, ठीक है, जिससे आप भी इस काबिल बन जाएंगे, ठीक है। थर्ड फायदा ये है आपको एक नॉन जजमेंटल स्पेस मिल रही है जहां आपको कोई जज नहीं करेगा, जहां आप जिस तरह की चाहे बात कर सकते हैं, ठीक है, आपकी किसी भी इशू को जज नहीं किया जाएगा। एक सेफ स्पेस आपके पास मौजूद होती है, जो कि जनरली अब माशरे में है ही नहीं। बिल्कुल, हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते ना किसी पे। बिल्कुल नहीं कर सकते। और देखें, मुझे तो बल्कि बड़ी परेशानी होती है जब लोग कहते हैं कि तुम अब्बू से बात कर लो, अम्मी से बात कर लो, जैसे कि वो जो है वो फैसिलिटी, देखिए वो लोग एडवाइसेस देते हैं, सजेशंस देते हैं, ठीक है। थेरेपिस्ट कभी आपको एडवाइसेस नहीं देगा, ठीक है, वो आपको एडवाइसेस नहीं देगा, वो आपको ऐसे प्रोसेस से गुजारता है जिससे आप खुद ये समझ जाते हो कि व्हाट आई अपने अंदर से आप वो चीज निकालते हैं कि मैं ये कर सकता हूं। हम उनको ऐसे इस प्रोसेस से लेकर जाते हैं। थेरेपी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि उन्हें खुद समझ आने लग जाती है कि मैंने करना क्या है, ना कि कोई बैठ के उनको टोटके बताए या उनको बताए कि तुम ये क्यों नहीं कर लेती, तुम वो क्यों नहीं कर लेती। दिस इज नॉट हाउ इट। उसका सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से बहाल कर देता है। एक फायदा आपने भी बता दिया कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, ठीक है, वो अपने मसाइल को खुद हल करने के काबिल हो गया। बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा। फिर मेरे हिसाब से जब इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ अच्छी है तो वो अपने इर्द गिर्द की हर चीज को मुतासिर करेगा, उसके बच्चे भी अच्छे से रहेंगे, उसका स्पाउस भी अच्छे से रहेगा। एंड जब खुद हेल्दी है मेंटल हेल्थ तो आपकी जो इर्द गिर्द की सारी चीजें ना दे फॉल इनटू प्लेस, वो भी अपनी जगह पर आ जाती हैं और सब कुछ आप पॉजिटिविटी जनरेट करेंगे, आप पॉजिटिव आइडियाज देंगे, माशरे का एक ज्यादा बेहतर कारामत शहरी बन सकेंगे। बिल्कुल उस हवाले से होगा। तो मुझे एक आखिरी चीज पूछने दो,
एक आखिरी, उसके बाद ठंडे हो रहे हैं। नहीं एक खैर आखिरी चीज मुझे सिर्फ ये पूछने थे कि देखें हुरिया, हमने हर हवाले से बात कर ली, एस्थेटिक्स के, सेपरेशंस के, मुझे एक दो ब्रीफली ऐसी चीजें वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बता दें कि जो औरत इस वक्त हम एक घर में बैठी सुन रही है, फॉर एग्जांपल शहर में नहीं है, रिमोट एरिया में है, गांव में है, वो कैसे अपने आप को कारआमद बनाकर इस माशरे का एक मुफीद शहरी बन सकती है? अच्छा देखिए, सबसे इसमें ज़रूरी ये चीज़ है कि जो स्किल आपको आती है, जो चीज़ आपको पसंद है, जो आपका शौक है, द थिंग्स दैट यू आर गुड एट, उन चीज़ों को पॉलिश करें, ठीक है, और उसके थ्रू अपने आप को, मैं तो कहूंगी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाने की कोशिश। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो इमोशनली भी इंडिपेंडेंट होंगे। एग्जैक्टली, देखिए हमारी जो इमोशनल हेल्थ है और हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक्ड, ठीक है, इंटरलिंक्ड है ये सारी चीजें। तो अगर आप एक एरिया पे वर्क करोगे, नेचुरली दूसरा एरिया भी ग्रूम होता है या बेहतर होता चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए आई वुड तो से कि दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, ठीक है, और उनको जरूरत है कि वो जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस पे काम करें। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि अगर एक औरत भी फुल ग्लास के साथ मर्द के साथ आएगी ना, तो वो जो बराबरी का जो रिश्ता होता है ना, वो इटसेल्फ बहुत अच्छा होता है, वो ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, वो इंटरडिपेंडेंस कॉज करता है, डिपेंडेंसी कॉज नहीं करता। दोनों कॉन्फिडेंट लेवल पे रहेंगे। और ये बहुत ही आपने प्यारी बात कही हुरिया, मुझे आपसे बहुत सारी बातें और करनी थी अभी, लेकिन वही बात है कि बातें तो निकलती ही चली आएंगी, बट आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ आई और आपने हमें इतनी इंफॉर्मेटिव बातें हर हवाले से दी। और उसके साथ साथ डॉक्टर शफक का भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया लेमोनेड का कि हम इस यहाँ पर बैठकर इस हवाले से बात कर सकें। मकसद वही कि माशरे के हर शहरी को हमने कारआमद बनाना है। थैंक यू सो वेरी मच अगेन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।